दूसरा प्राचार्य द्वारभट्ट स्मारक महाविद्यालय राजपुर गहना गोरखपुर। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षा में भौतिक संसाधनों की प्रबंधन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अब देखें, विद्यालय में ऐसी अनेक क्रियाएं होती हैं जिनका संचालन वहां के प्रशासक करते हैं। अब ऐसे में शैक्षिक गतिविधियां चाहे वह शिक्षक से संबंधित हों, छात्र से संदर्भित हों, विद्यालय भवन से संबंधित हों, उपकरणों से संबंधित हों, पाठ्यक्रम के संदर्भ में हों, शिक्षण से हों या शिक्षणोत्तर गतिविधियां हों, शैक्षिक प्रशासन सामान्य प्रशासन के तौर पर ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है। अर्थात कि लोकतांत्रिक प्रशासन क्या होता है? स्वतंत्रता, समानता, मातृत्वता, सबको साथ लेकर चलने की भावना, समायोजन, लचीलापन आदि गुणों का समावेश प्रबंधन में आवश्यक होता है। विद्यालय भवन और उपकरण, आप देखिए विद्यालय भवन, विद्यालय में छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त सामग्रियों का उन्नत स्थिति में होना आवश्यक होता है। बिना सामग्री के बेहतर शिक्षण की उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। विद्यालय भवन का तात्पर्य है कि विद्यालय भवन की संरचना कैसे की जाए। ये ऐसा ध्यान हमारा होना चाहिए कि विद्यालय की सुंदरता और उसकी सभाएं छात्र के मन में गर्व उत्पन्न करती हैं। विद्यालय नीट एंड क्लीन हो, स्वच्छ हो, आकर्षक हो और अभिभावकों की आध्यात्मिक बातों की भौतिक अभिव्यक्ति होती है। हमारे भारतवर्ष में विद्यालय हमेशा से शांत और सुरम्य वातावरण में स्थापित रहे हैं। गुरुकुल नगरों से दूर वनों में स्थापित होते थे और नदियों के किनारे तालाब और विविध प्रकार के पशु जहां चरण करते थे। विद्यालय भवन के अंतर्गत इमारत, खेल का मैदान, पुस्तकालय, फर्नीचर आज सब कुछ शामिल होता है। एनसीईआरटी ने इस संबंध में अपने सर्वे में कहा है, आज देश के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय भवनों का निर्माण करना एक बड़ी विकट समस्या है। अब हम देखें, नई शिक्षा नीति 1986 और उसके बाद देश में आर्थिक उदारीकरण के दौर में निजी क्षेत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षण के क्षेत्र में आई है। स्वतंत्रता के बाद हम शिक्षक की व्यवस्था बहुत मुश्किल से कर पाए हैं, परंतु भवन की व्यवस्था देश की अन्य व्यवस्थाओं के समान ही वित्तीय समस्याओं के कारण बड़ा संभव नहीं हो पाया है। यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालयों तक आज भी 2 पारियों में हमारे यहाँ शिक्षण व्यवस्था चलती है। भवन का निर्माण करते समय क्या क्या आवश्यक तथ्य हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? प्रथम कि विद्यालय का भवन सड़क के पास होना चाहिए, किंतु इतना पास भी नहीं होना चाहिए कि यातायात के साधनों से बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में बाधा उत्पन्न हो। विद्यालय प्राकृतिक वातावरण में स्थापित किया जाए, उसके समीप नदी, किंतु उसके समीप नदी, तालाब इत्यादि नहीं होने चाहिए। वातावरण ऐसे स्थान पर हो जहां छात्रों को शुद्ध हवा व प्रकाश आसानी से उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है, विद्यालय किसी भी कारखाने, मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय उसके भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि भविष्य में विस्तार किया जा सके। जैसे प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों तक में प्राय हम उच्चीकृत करते हुए देखते हैं। विद्यालय ऐसे स्थान पर निर्मित किया जाए जहां आधुनिक सुविधाएं, बिजली, खेलने का मैदान व छात्रावास रहने के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके और छात्रावास में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। स्कूल ऐसे स्थानों पर हो जहां डाकघर, बैंक आदि भी हो। प्रारंभ में विद्यालय के पास इतनी भूमि होनी चाहिए कि छात्र को खेल का मैदान और रहने के लिए छात्रावास की स्थापना की जा सके। स्कूल के आसपास का क्षेत्र साफ सफाई वाला होना चाहिए, गंदे नालियां नहीं होना चाहिए और स्कूल की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जहां बारिश के दिनों में शीघ्रता से जल को सोख सके, अन्यथा वहां हर समय कीचड़ बना रहेगा। और विद्यालय ऐसे स्थान पर निर्मित किया जाए जो कि ढलान पर न हो,
जिससे कि बरसात के दिनों में पानी भरने की समस्या न हो। स्कूल पर का निर्माण जो हो शिक्षा शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों और स्थापत्य के कलाकारों, इंजीनियरों, स्वास्थ्य विज्ञान के विशेषज्ञों और शास्त्रियों की सम्मिलित राय के आधार पर करना चाहिए। मुदालियर कमीशन ने कहा है कि खुली हवा की शिक्षा पद्धति विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों के छोटे छोटे वर्ग हों और संतोषजनक शिक्षण के लिए काफी छायादार जगह की आवश्यकता होती है। कुछ विषयों का सैद्धांतिक शिक्षण तो खुली हवा की कक्षाओं में भी दिया जा सकता है, किंतु कुछ विषयों के लिए उचित कमरों की आवश्यकता होती है। मुदालियर कमीशन ने 30 से 40 बच्चों की कक्षा का शिक्षण माना है। अब आगे देखिए, विद्यालय भवन का निर्माण करते समय जो रखी जाने वाली सावधानियां हैं, पर्याप्त स्थान का उपलब्ध होना, विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। जैसे 180 की संख्या पर 160 की संख्या पर 2/3 एकड़ भवन का क्षेत्र और खेल का क्षेत्र 2 से 3 एकड़, 320 की संख्या पर 1 एकड़ और खेल का मैदान 4 से 5 एकड़। इसी प्रकार 480 की संख्या पर 1 से 1/3 एकड़ भवन का क्षेत्र और 6 से 7 एकड़ कृषि क्षेत्र खेल का मैदान होना चाहिए। अब हम देखें आगे नेक्स्ट क्या है कि विद्यालय भवन की परियोजनाओं में गतिशीलता होना, समय के अनुरूप परिवर्तन करना, उच्चीकृत करना, बहुमंजिली इमारतों में परिवर्तित करना और समय के अनुरूप सुविधाओं को प्रदान करना, ये सारी चीजें गतिशीलता के अंतर्गत आती हैं। योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करना, अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना, विद्यालय भवन का आकर्षक प्रारूप, विद्यालय भवन साफ सफाई से युक्त हो और कमरे बड़े हों, आकर्षक हों, हवादार हों, बच्चों के फर्नीचर के बीच गुजरने के लिए पर्याप्त स्थान हो। इसके अतिरिक्त भवन का सुविधाओं से युक्त होना, बिजली की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था यह हर विद्यालय में होना चाहिए। विद्यालय का सहयोगात्मक वातावरण छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ और समुदाय के सदस्यों के साथ। विद्यालय का हमेशा मित्रवत और सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। विद्यालय और समुदाय दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। विद्यालय से निकले हुए बच्चे भविष्य में समाज का निर्माण करते हैं और समाज से बच्चे विद्यालय में आते हैं। तो इस प्रकार से सहयोग होना चाहिए। पूर्ण योजना का पैटर्न तैयार करना, भविष्य के प्रति हमारी एक मैप होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए विद्यालय के संदर्भ में कि किन कक्षाओं का भविष्य में उच्चीकरण करना है, और क्या क्या पाठ्यक्रम भविष्य में विस्तार किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक नीतियां मितव्ययी हों, विद्यालय के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए और समुदाय